द डिबेट में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम अलग अलग दृष्टिकोणों के जरिए जटिल विषयों की गहराई में उतरते हैं। आज का विषय भारत के एक बेहद विशाल और महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के मूल स्वरूप पर है। जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है। सवाल ये है कि क्या इस राज्य की असली पहचान इसके बीचों बीच फैले उपजाऊ मैदानी भाग और गंगा यमुना जैसी नदियों के विशाल नेटवर्क से तय होती है, या फिर इसकी असली जटिलता इसके परिधीय क्षेत्रों में है? बिल्कुल। क्या इसका असली कैरेक्टर इसके सीमावर्ती इलाकों, उबड़-खाबड़ पठारों और उन 9 अलग-अलग सीमाओं में छिपा है जो इसे घेरे हुए हैं? इस चर्चा में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो रूह है, जो इसका मूल स्वरूप है, वो इसका मध्य मैदानी भाग ही है, खासकर गंगा यमुना का दोआब। यही वो इलाका है जो इस राज्य को एक स्थिर सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान देता है। मैं आपकी इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और देखिए, ये नज़रिया काफ़ी आम भी है, लेकिन मैं इस पूरे विषय को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखता हूँ। मेरा तर्क ये है कि जिसे आप राज्य का हृदय या केंद्र कह रही हैं, वो दरअसल महज एक जियोग्राफिकल नतीजा है। उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक पहचान है, वो इसके किनारों पर, इसकी चरम सीमाओं पर बसी हुई है। चाहे आप उत्तर में भाबर और तराई के जंगलों की दुर्गमता को देखें या दक्षिण में बुंदेलखंड के प्राचीन पठार को, और जरा उन जटिल सीमाओं के बारे में सोचिए जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा होती हैं। मेरा मानना है कि असली उत्तर प्रदेश इन्हीं परिधीय क्षेत्रों में परिभाषित होता है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। सीमाओं का अपना एक अलग डायनामिक्स होता है, लेकिन अगर हम उन ऐतिहासिक और भौगोलिक फैक्ट्स को देखें जो हमारे सामने हैं, तो तस्वीर कुछ और ही बनती है। यूपी कोई छोटा राज्य नहीं है। पूरब से पश्चिम तक ये 650 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर चौड़ा। करीब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का ये जो विशाल एरिया है, इसका ज्यादातर हिस्सा कैसे बना है? ये हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। अवसादों से? यानी आपकी नज़र में सिर्फ मिट्टी से? जलोढ़ी मिट्टी से, जिसे हम बांगर और खादर कहते हैं। और ये सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। आप ऐतिहासिक प्रशासनिक एकीकरण का उल्लेख करें। 1836 के उत्तर पश्चिम प्रांत से लेकर 1937 के संयुक्त प्रांत और अंततः 1950 में उत्तर प्रदेश के रूप में इस विशाल मैदानी क्षेत्र का जो एकीकरण हुआ, वो इसी भौगोलिक स्थिरता के कारण संभव हो पाया। आप एकीकरण की बात कर रही हैं, लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी भूगर्भीय तस्वीर को देखिए। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि राज्य मूल रूप से किस भूगर्भीय संरचना पर टिका है? ये सिर्फ नदियों की लाई हुई मिट्टी नहीं है। राज्य दरअसल गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप बार बार केंद्र की बात कर रही हैं, लेकिन जो असली विविधता है वो तो बॉर्डर्स पर है। आप बॉर्डर्स की विविधता को केंद्र से ज्यादा अहम क्यों मानते हैं? क्योंकि बॉर्डर्स ही तय करते हैं कि राज्य की पहुंच कहां तक है। उत्तर में नेपाल से सटी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखिए। महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक 7 जिले इस सीमा से लगते हैं। वहां की भू राजनीतिक सच्चाई लखनऊ या कानपुर के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। और अब जरा दक्षिण की तरफ चलिए, जहां प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन के पठार का विस्तार है। सोनभद्र जैसे जिले का उदाहरण लें। आप मुझे कोई ऐसा जिला दिखा दीजिए जो अकेले 4 राज्यों की सीमाओं को छूता हो। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिल्कुल। और ललितपुर को देखिए, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये जो बाहरी आवरण है, यही इस राज्य को वो जटिलता देता है जिसे आप किसी सपाट मैदानी इलाके में नहीं ढूंढ सकते। ये पॉइंट आपने दिलचस्प उठाया है। सोनभद्र और ललितपुर की भौगोलिक स्थिति वाकई अनोखी है। मैं इसे नकार नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से फ्रेम करना चाहूंगी। जब हम विमर्श के पहले बिंदु यानी नदियों पर आते हैं, तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नदियां सिर्फ पानी नहीं हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां इस राज्य को एक सूत्र में बांधने वाली जीवन रेखा हैं। जीवन रेखा है, लेकिन वो तो... एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। गंगा बिजनौर से प्रवेश कर बलिया से निकलती है। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख नगर इसी गंगा के किनारे बसे हैं। और प्रयागराज में यमुना का गंगा से मिलना ये राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के भौगोलिक ढाल का सबसे बड़ा प्रमाण है। सिर्फ हिमालयी नदियां ही नहीं, गोमती और वरुणा जैसी नदियां तो इसी मैदानी भाग से ही निकलती हैं।
नदियां एकीकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि नदियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप उन्हें सिर्फ एक सुखद और शांत साधन के रूप में पेश कर रही हैं। क्या आपने सोचा है कि यही नदियां गंभीर भौगोलिक चुनौतियां भी खड़ी करती हैं? चुनौतियां तो हर जगह होती हैं। हाँ, पर चंबल नदी का उदाहरण देखिए। जब वो पश्चिमी और दक्षिणी यूपी, इटावा, आगरा और जालौन से गुजरती है तो वो उपजाऊ मैदान नहीं बनाती। वो अवनालिका अपर्दन, जिसे हम गली इरोजन कहते हैं, करके उबड़-खाबड़ बीहड़ बनाती है। इसके अलावा तराई क्षेत्र में नदियां दलदली मैदान बनाती हैं। वहां अत्यधिक बाढ़ आती है और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां पनपती हैं। तो नदियां सिर्फ जीवनदायिनी नहीं है, वो सीमाएं और चुनौतियां भी तय करती हैं। चंबल के बीहड़ और तराई की चुनौतियां यकीनन वास्तविक हैं, लेकिन अगर हम अपने दूसरे विमर्श बिंदु यानी मिट्टी और कृषि पर आएं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस मैदानी इलाके की उर्वरता ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश की असली ताकत नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी है। देवरिया और पूर्वी यूपी में स्थापित चीनी मिलें इस बात का प्रमाण है कि गन्ने और धान जैसी फसलों का आधार यही मैदान है। मैं इस मैदानी दृष्टिकोण को चुनौती देना चाहूंगा। आप जिस मिट्टी की बात कर रही हैं वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मिट्टी बिल्कुल भिन्न है। वहां आपको विंध्य क्षेत्र में भोटा मिट्टी मिलेगी, हमीरपुर और जालौन में पड़वा मिट्टी और पर्वतीय ढलानों पर रांकड़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन वहां का कृषि उत्पादन मैदानों के मुकाबले? वहां का उत्पादन अलग प्रकार का है। वहां माण या मार नाम की काली मिट्टी है। मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाने वाली लाल मिट्टी में किसान धान नहीं बल्कि चना और अरहर जैसी दलहनी फसलें उड़ाते हैं। और जरा पश्चिमी यूपी को देखिए, वायु अपर्दन से प्रभावित मथुरा और आगरा में हवा से मिट्टी कट रही है। आप इस परिधीय विविधता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानती हूं कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की अपनी एक कृषि पहचान है, लेकिन चलिए हमारे तीसरे विमर्श बिंदु की ओर बढ़ते हैं, प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास। अगर यूपी की पहचान किनारों पर है, तो राज्य का विकास लगातार आंतरिक केंद्रीकरण की तरफ क्यों बढ़ता गया? आप राजधानियों के शिफ्ट होने का संदर्भ दे रही हैं। जी हाँ, राजधानियों का क्रम देखिए। 1836 में आगरा, जो किनारे पर है, वहां राजधानी थी। 1858 में इसे प्रयागराज लाया गया, फिर 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ लाया गया। ये राज्य के प्रशासनिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर खिसकने का सीधा सा साक्ष्य है। ये जो सेंट्रलाइजेशन का तर्क है, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। मैं प्रतिवाद करता हूं कि राज्य का चरित्र हमेशा बाहरी विस्तार और विखंडन का रहा है। प्रशासन भले लखनऊ में हो, लेकिन 9 नवंबर 2000 को 13 उत्तरी जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण इसका प्रमाण है कि किनारे कभी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुए। पर वो तो एक पहाड़ी क्षेत्र का तार्किक विभाजन था। और वर्तमान स्थिति का क्या? आज 8 पश्चिमी जिले शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये सब एनसीआर का हिस्सा हैं। ये दर्शाता है कि राज्य की पहचान इसके बाहरी किनारों पर लगातार बदल रही है और वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है। राज्य का बाहरी विस्तार आज भी जारी है। ये एक बहुत ही ठोस तर्क है। एनसीआर का प्रभाव और बाहरी जुड़ाव वास्तव में राज्य के चरित्र को बदलते हैं। फिर भी अगर हम एक सारांश की ओर बढ़ें, तो मेरा यही मानना है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य पहचान इसके 80 से 300 मीटर ऊंचे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ढलान वाले उन विशाल मैदानी इलाकों और जलोढ़ मिट्टी से ही है, जो इसका ऐतिहासिक और कृषि आधार बनाते हैं। यही इसका हृदय है। और मेरा सारांश ये है कि भले ही मैदान अपने आप में महत्वपूर्ण हो, लेकिन सहारनपुर से कुशीनगर तक फैली भाबर तराई की पट्टी, दक्षिण का 300 से 600 मीटर ऊंचा पठार और कई राज्यों से सटी 9 अलग-अलग सीमाएं ही वो वास्तविक रूपरेखा हैं जो इस राज्य को उसकी जटिलता प्रदान करती हैं। केंद्र केवल एक सुविधा है, असली चरित्र किनारों पर है। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल राज्य को पूरी तरह समझने के लिए दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। इसके शांत मैदानी हृदय और इसकी चुनौतीपूर्ण परिधीय सीमाओं को दोनों को साथ रखकर ही हम यूपी को समझ सकते हैं। बिल्कुल, यह विमर्श किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने का नहीं है।
हम अपने श्रोताओं को भी प्रेरित करते हैं कि वे स्रोत सामग्री में मौजूद अन्य तथ्यों की ओर ध्यान दें और इस विषय पर स्वयं अपना निष्कर्ष निकालें। सही कहा आपने। इस विषय में गहराई से उतरने और विचार करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।